हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस कि लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस क्या होती है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है सबसे पहले वो है परफेक्ट गैस कि परफेक्ट गैस क्या होती है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस हम किस गैस को बोलेंगे? वो गैस जो जितने भी गैसेस के लॉ होते हैं उन लॉ को क्या करे? फॉलो करे। जितने भी गैसेस के क्या होते हैं? लॉ होते हैं, यानी कि गैस लॉज होते हैं, उनको क्या करे? फॉलो करे, उनको ओबे करे, उनको खुद पे अप्लाई करे, उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट गैस। और ये हमेशा क्या रहती है? गैसेस फॉर्म में रहती है। कि परफेक्ट गैस कौन सी है? A perfect gas obey all the gases law, obeys all the gases law and remain in gaseous form। कि ऐसी गैस जो गैसेस लॉ को क्या करे? फॉलो करे। जितने भी गैस के लॉ है उन सभी लॉ को फॉलो करे, ओबे करे, यानी उनको माने और हमेशा गैसेस फॉर्म में रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस लाइफ में कोई भी जो हमारी गैस है वो परफेक्ट गैस नहीं है। लेकिन कुछ रियल गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन है, इस प्रकार से एयर है। कुछ गैसेस है वो क्या है? रियल गैसेस है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं होती। तो समझ में आया कि परफेक्ट गैस क्या है? परफेक्ट गैस कौन सी गैस होती है? परफेक्ट गैस एक ऐसी गैस होती है जो जितने भी गैस के लॉ है उन लॉ को क्या करे? ओबे, यानी कि माने, उन लॉ को क्या करे? फॉलो करे। और क्या करे? फॉलो करे और हमेशा गैसेस फॉर्म में रहे। हमेशा क्या रहे? गैसेस फॉर्म में रहे। हम एक्चुअल प्रैक्टिस में बात करें तो एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं होती, कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं होती। बट कुछ रियल गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर एक्सेट्रा। तो ये हमने पढ़ा परफेक्ट गैस के बारे में कि परफेक्ट गैस क्या होती है। ऐसी गैस जो गैसेस लॉ को क्या करे? फॉलो करे, ओबे करे, उन सभी लॉ को क्या करे? माने। उस गैस को क्या बोल देते हैं हम? परफेक्ट गैस, जो कि हमेशा गैसेस फॉर्म में रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ परफेक्ट गैस। ठीक है, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस कि जो हमारी गैसेस होती है उसके कुछ लॉ होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये लॉ क्या होते हैं? मेनली तीन प्रकार के होते हैं लॉ। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकंड वन है हमारा चार्ल्स लॉ, और थर्ड है गेलुसक लॉ। तो ये तीन क्या है? हमारे पास तीन लॉ है जिनके बारे में हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और गेलुसक लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बॉयल्स लॉ की कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? ये लॉ हमें बताता है कि जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, कि हमारा क्या है? जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ऑफ गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस, कि हमारे पास एक परफेक्ट गैस है, उसके मास का जो प्रेशर है वो इनवर्सली, यानी कि वेरी करेगा इनवर्सली किसके? वॉल्यूम के। किसके करेगा? वॉल्यूम के। कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ में क्या कहता है? द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एट इट्स वॉल्यूम। कि हमारा क्या है? जो प्रेशर होगा, यानी कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो क्या होगा? इनवर्सली वेरी करेगा किसके? वॉल्यूम के। किसके? वॉल्यूम के। और जो इसके अंदर टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसके अंदर ये हमने पढ़ लिया, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। और जो हमारा टेम्परेचर है T, यानी कि ये क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा प्रेशर और इनवर्सली वॉल्यूम है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर इस प्रकार से लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है? बॉयल्स लॉ बताता है कि जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो क्या करता है? वेरी करता है इनवर्सली किसके? वॉल्यूम के। प्रेशर वेरी करेगा इनवर्सली किसके? वॉल्यूम के ऑफ परफेक्ट गैसेस। जो भी हमारी परफेक्ट गैस होगी उसके अंदर जो भी प्रेशर होगा, मास का जो प्रेशर होगा वो वेरी करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा किसके? वॉल्यूम के। और जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। हमारा जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया बॉयल्स लॉ। तो ये हमने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ। अब बात करते हैं हम चार्लेस लॉ की। तो चार्लेस लॉ में क्या होता है? चार्लेस लॉ में जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। इसमें हमने बॉयल्स में पढ़ा, बॉयल्स में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन जब हम चार्लेस लॉ की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा प्रेशर होगा, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब वॉल्यूम वेरी करेगी डायरेक्टली किसके? टेम्परेचर के। वॉल्यूम वेरी करेगी टेम्परेचर के। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, VT कांस्टेंट, VT कांस्टेंट। या फिर ऐसे लिख सकते हैं VT1 इज इक्वल टू VT2 इज इक्वल टू VT3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया चार्लेस लॉ। हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्लेस लॉ पढ़ा। बॉयल्स में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ऑफ ए गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वरीज इनवर्सली किसके? वॉल्यूम के। वरीज इनवर्सली वॉल्यूम। और जब हम बात करते थे चार्लेस लॉ की, तो चार्लेस लॉ में क्या होगा? जो भी हमारा वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली वेरी करेगी किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और प्रेशर इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बॉयल्स में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्लेस में क्या होगा? हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। अब अगर बात करेंगे हम गेल-लुसिक की, तो गेल-लुसिक में क्या होगा? हमारा जो भी वॉल्यूम होगी, जो भी हमारी वॉल्यूम होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगी हमारी? कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो वेरी करेगा डायरेक्टली किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। किसके साथ वेरी करेगा? टेम्परेचर के साथ। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हो या वेरीज कर सकता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट। या फिर जैसे हमने बाकियों में किया, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 इज इक्वल टू P3 T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमने पढ़ा तीन लॉज के बारे में, जो हमारे लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस है, बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ और गेल-लुसिक लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? जो भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, जो भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ऑफ परफेक्ट गैस का, वो क्या करता है? इनवर्सली वेरी करता है वॉल्यूम के साथ। किसके साथ? वॉल्यूम के साथ वेरी करता है। और हमारा टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहता है। बात करते हैं चार्लेस लॉ की, तो चार्लेस लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जो भी हमारी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम डायरेक्टली वेरी करती है। किसके साथ करती है? टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम। और जो हमारा प्रेशर होगा वो इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट। उसके बाद थर्ड वन की बात करते हैं, गेल-लुसिक लॉ। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। किसके साथ वेरी करेगा? टेम्परेचर के साथ। और इसमें हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी।
बॉयल्स में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्लिस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट और गेलुस लॉ में हमारा क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये हमने पढ़े 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ और गेलुस लॉ। अब नेक्स्ट एक एवोगैड्रो लॉ, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, रेनॉल्ड्स लॉ क्या होता है, यूनिवर्सल गैस लॉ क्या होता है, जर्नल इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैड्रोस लॉ। तो अब हम बात कर रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ क्या कहता है कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर की कंडीशन है या प्रेशर की कंडीशन है, तो उस दौरान अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कि अगर हमारे पास जितनी भी गैसेस है, अगर उन गैसेस की वॉल्यूम इक्वल है, तो उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हमारे पास जो जितनी भी गैसेस है, उन गैसेस का अगर वॉल्यूम इक्वल है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मॉलिक्यूल्स। तो ये है हमारा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये आगे इसकी डेरिवेशन होती है। जैसे हम इसमें मान लेते हैं कि मान लीजिए लेट, हमने इसमें माना कि M1 और M2, M1 और M2 हमारे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। हमने मान लिया N क्या है, जो हमारी N है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इसको डेरिवेट करेंगे पूरे एवोगैड्रो लॉ को, कि कैसे हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। तो ये होगा मास जो हमारा है M1 N M1, M2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N M2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M2। इसको अगर हम जैसे खोल के लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, K N M1, K N M2। ये हमारी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन होगी। K यहां पे क्या है, K हमारा यहां पे क्या है, K है कांस्टेंट। K हमारा क्या है, कांस्टेंट। K को हम बोल देंगे, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी में अगर हम मान लीजिए इफ जो हमारी P1 है और जो P2, मान लीजिए P1 और P2 क्या है, डेंसिटीज है। ये क्या है, डेंसिटीज। ये हमारी क्या है, डेंसिटीज। इनको हम क्या मान लेते हैं कि डेंसिटी है गैसेस की, डेंसिटीज ऑफ गैस, डेंसिटीज ऑफ गैस। तो उस दौरान जो हमारा मास है होगा वो क्या होगा, तो मास क्या हमारा बनेगा, M1 इज इक्वल टू MP, M1 इज इक्वल टू P1V, M2 इज इक्वल टू P2 और V। ये क्या हमारा बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अभी तक देखो हमने क्या किया, एवोगैड्रो लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर इक्वल वॉल्यूम, कि अगर जितनी भी गैसेस है उनका वॉल्यूम अगर एक जैसा है, इक्वल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने मान लीजिए M1 और M2 हमारे क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम उनको आगे डेरिवेट कर रहे हैं। यहां से मान लीजिए शुरू कर दिया हमने कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कर दिया N M1 इज इक्वल टू K N M। इसी प्रकार M2 था तो K N M2। K हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। उसी में हम मानते हैं कि हमारे पास P1 और P2 क्या है, डेंसिटीज हैं। डेंसिटी है तो हमारा मास क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला रखेंगे M1 इज इक्वल टू P1V, M2 इज इक्वल टू P2V। अब क्या करेंगे, जो भी हमारी ये वैल्यूज है,
इनको हम क्या कर देंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे मास की वैल्यूज को। putting mass value in equation 1 and dividing। क्या करेंगे, जो भी हमारी ये मास की वैल्यूज है इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारी क्या वैल्यू होगी, m की, m के स्थान पे रख देंगे P2V इज इक्वल टू Kn m1 Kn m2, ये वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू। तो हमने दोनों वैल्यू को रख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, जो भी इसमें से कटता है उसको काट देंगे। मान लीजिए हमारा जैसे V से V कट रहा है, Kn से K कट रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 P2, ये हमारे पास क्या बचा, P1 P2 और M1 और M2, M1 और M2, M1 और M2, ये हमारी इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। अब जब हमें पता है, जो हमने पहला बॉयल्स लॉ किया था, तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या किया था, जो प्रेशर होता है वो इस प्रकार से, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि प्रेशर हमारा क्या होता है, इनवर्सली वेरी करता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो हम P के स्थान पे ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, P के स्थान पे हम 1/b की वैल्यू जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग P is equal to 1/b इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन जो हमारी 3 है उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मान लीजिए हमारी P1 है, तो हमने इस प्रकार से 1V2 इज इक्वल टू M1 M2 ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है कि जैसे 1/V1, ये कहां से लिखा, क्योंकि वैल्यू हमने P की पुट कर ली है, P1 था तो V1 बन गया। उसके बाद P1 की वैल्यू P इज इक्वल टू 1/b है, तो P2 में जब हम पुट करेंगे तो वो V2 बन जाएगा। अब हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू M1 M2, क्या बन जाएगा, V2 डिवाइड बाय V1 इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2, M1 डिवाइड टू M1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, V2 M2, ठीक है। जैसे क्या किया, हम इसको लिख देंगे कांस्टेंट, जो भी हमारे क्या बनेंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। जैसे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, आगे लिख देते हैं ऊपर। जैसे ये क्या हमारा बन जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, VM1 इज इक्वल टू VM2 इज इक्वल टू V3M3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर हम इसको सिंपल इस भाषा में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो Vm है इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा Vm है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। जो हमारा Vm है इसको हम मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, Vm को, ठीक है, Vm को हम क्या बोल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो ये हमने किया एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में हमने क्या पढ़ा कि इक्वल वॉल्यूम के, अगर जितनी भी गैसेज है उन गैसेज का अगर वॉल्यूम इक्वल है तो उनका जो भी मॉलिक्यूलर के नंबर हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हमने माना M1 M2 को हमने मान लिया कि वो मॉलिक्यूलर का मास है, N को माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद डेरिवेट शुरू किया, फिर हमने डेंसिटीज मान ली, मास की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी मास की वैल्यूज की
उनको मास की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट किया और डिवाइड कर दिया। जैसे हमने P1 by V, P2 V इज इक्वल टू KN M1 KN M2। तो जो भी कट रहा था हमारा, मान लीजिए ये कट रहे हैं आपस में, तो हमने इनको क्या किया, काट दिया। जैसे KN है, यहां पे भी क्या था KN, ये भी हमारा क्या है V, ये भी हमारा क्या है V, कि जो भी कट रहा है इसमें से, जो जैसे V है V से कट जाएगा, KN है KN से कट जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास बचेगा P1 डिवाइड बाय P2 M1 डिवाइड बाय M2। जब हम P की वैल्यू है, P की वैल्यू हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ी थी, P की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू 1 बाय V। तो V 1 बाय V को हम P के स्थान पे जहां पर भी P है वहां पे पुट कर देंगे, P1 में पुट करेंगे, P2 में पुट करेंगे, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, V2 डिवाइड बाय V1 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। जिसको हम अगर बात करें तो इस भाषा में भी लिख सकते हैं, V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2 इज इक्वल टू V3 M3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर सिंपल Vm इज इक्वल टू कांस्टेंट। Vm का मतलब है मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारा था एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ था हमारा, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है, ये एक प्रोडक्ट होता है, किसके बीच का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, किसके बीच का प्रोडक्ट है, गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस का। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं RU से, डिनोट करते हैं RU से। हमने क्या बोला था, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, किसका, गैस कांस्टेंट का। गैस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R से, और किसका प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करेंगे M से, मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करेंगे M से। इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो RU इज इक्वल टू RI, सॉरी MR। ठीक है, किसी भी प्रकार से लिख लो, चाहे RM लिख लो चाहे MR लिख लो, तो ये इक्वल होगा। RU का पता है, RU का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। RU का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। और जब हम R की बात करेंगे तो R का नाम, R को हम क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। R हमारी क्या है, गैस कांस्टेंट। R हमारी है गैस कांस्टेंट। RU क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जब हम बात करते हैं M की, तो M क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास। M हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RU इज इक्वल टू M1R1 इज इक्वल टू M2R2 इज इक्वल टू M3R3 इज इक्वल टू कांस्टेंट के आगे जो भी हमारा आएगा। हम जानते हैं जो भी हमारी जैसे PV होता है, हम पढ़ेंगे आगे भी पढ़ेंगे, PV क्या होता है, MRT। PV जो हमारा होता है वो इक्वल होता है MRT के। जो भी हमारा PV होता है यानी कि प्रेशर वॉल्यूम होती है, वो हमेशा होती है, इक्वल होती है MRT के। किसके इक्वल होती है, MRT के। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा PV इज इक्वल टू, MR है, MR के स्थान पे हम लिख देंगे RUT। तो यहां से हम क्या करेंगे, RU जो है उसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा PV डिवाइड बाय T। अब हम PV और T की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू होती है जो हमें मिलेगी 101 पॉइंट मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड टू मल्टीपॉइंट 43 डिवाइड बाय 273, जो हमारा आएगा यानी कि आर यू की वैल्यू होगी वो होगी 3 जूल केजी, जूल केजी मोल के। तो ये क्या आएगी हमारी आर यू यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वॉल्यूम। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में क्या हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, ये एक प्रोडक्ट होता है, किसके बीच का प्रोडक्ट होता है, आर यू, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक प्रोडक्ट होता है, किसके बीच का प्रोडक्ट, गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास। गैस कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर यू को हम डिनोट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल गैस डिनोट होती है आर यू से, आर गैस कांस्टेंट, एम का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसको डेरिवेट कर देंगे कि हम मानते हैं, हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू होती है एम आर टी। जो भी पीवी होता है वो किसके इक्वल होती है, एम आर टी के इक्वल होती है। तो पीवी के पीवी इज इक्वल टू एम आर के स्थान पे हम वैल्यू पुट कर देंगे आर यू की, ठीक है। एम आर है, एम आर पे हम क्या लिख देंगे, आर यू, टी आ गया। उसके बाद हमने आर यू निकालना है, तो आर यू को रखेंगे बाहर की साइड, इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय आ जाएगा टी। अब हम क्या करेंगे, पी वी और टी की जो भी वैल्यूज है वो हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जिससे हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स लॉ की। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक का नाम है रेनॉल्ड्स लॉ, ठीक है। ये हम लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस में पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, रेनॉल्ड्स लॉ, REG, रेनॉल्ड्स लॉ। तो रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, जो भी रेनॉल्ड्स लॉ है, रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, द टू स्पेसिफिक हीट्स Cp और Cv, the two specific heats Cp or Cv of gas do not change with the change of temperature and pressure। रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, रेनॉल्ड्स लॉ कहता है कि टू स्पेसिफिक हीट्स, कि ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स हैं, ये क्या है, डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाए। जब हमारा कोई प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन उस दौरान Cp और Cv चेंज नहीं हो रहे, तो वो है रेनॉल्ड्स लॉ। उस लॉ को क्या बोलेंगे, रेनॉल्ड्स लॉ। टू स्पेसिफिक हीट्स Cp और Cv डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन उस दौरान भी Cp और Cv जो हमारी स्पेसिफिक हीट्स है वो चेंज नहीं हो रही, तो उस लॉ को हम क्या बोलेंगे, रेनॉल्ड्स लॉ। Cp का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, Cp का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हमारी Cp है, Cp का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम Cv की बात करेंगे तो Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आज के लेक्चर में हमने किया रेनॉल्ड्स लॉ के बारे में।